नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए टॉप 300 की सीरीज़ चल रही है और इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। पीडीएफ नोट आपको पहले से ऑलरेडी मिल चुकी है। अगर नहीं मिली है तो जल्दी करिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो नोट मिल चुकी है, वीडियोस बहुत सारे आ चुके हैं और बहुत जल्दी इस सीरीज़ को यूट्यूब पे वीडियो के फॉर्मेट में भी हम कवर कर लेंगे। ओके, एक और चीज़ बताऊँ, कल से रिवीजन शुरू हो रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप में रिवीजन शुरू होगा। लगभग 1 महीने में हम सारे विषयों को बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से रिवाइज करेंगे। अगर अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये आपके पास मौका है। एक और तरीके से यह पहला और आखिरी मौका है। मैंने बताया था कि इसके बाद प्री एग्ज़ाम के बाद आपको पीडीएफ नोट नहीं मिलेगी और सिर्फ उन्हीं लोगों को मुख्य परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी जो अभी तक जुड़ चुके हैं। ठीक है जी, तो आप जाइए देखिए। और हाँ, अगर आपके दिमाग में ये आता है कि पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं, सारा भ्रम दूर हो जाएगा। चलिए अब पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट क्या है? 2 योजनाओं की बात करेंगे इस वीडियो में। पहली योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसको शॉर्ट में लिखा गया है DAY ऐसे करके, ठीक है? तो समझ जाएंगे आप। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। सोचिए कि यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों हो सकता है। आज हमारे देश में आजीविका, बेरोजगारी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वो अलग बात है कि इस पे हम ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, सरकार इस पे ध्यान दे रही है कि नहीं, लेकिन यूपीएससी उन चीज़ों से, उन जगहों से, उन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछती है जिनका महत्व लगातार बढ़ रहा है, जिनका व्यापक असर है। इसलिए यह योजना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हालांकि सरकार ने इस योजना के तहत बहुत सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी हैं, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। पहली लाइन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि योजनाओं से जब यूपीएससी प्रश्न पूछती है या फिर पीसीएस में भी कभी कभी आता है तो यह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि यह शुरू कब हुआ था। यह जून 2011 में, ये जो योजना है जून 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। ध्यान दीजिएगा। और केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, केंद्र प्रायोजित योजना है। थोड़ा सा समझिए, केंद्र प्रायोजित होने का क्या मतलब है। एक होता है केंद्रीय क्षेत्र की योजना, केंद्रीय योजना, और एक होता है केंद्र द्वारा प्रायोजित। मतलब यह है कि अगर कोई योजना केंद्रीय है तो इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार इस पे काम करेगी, केंद्र सरकार इसकी योजना बनाएगी और केंद्र सरकार ही इसे लागू करेगी। लेकिन अगर केंद्र प्रायोजित है तो इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने इसका खाका तैयार किया है, इसको कैसे कैसे किया जाना है, लेकिन लागू कराने का काम कुछ और एजेंसियां कर सकती हैं या फिर राज्य सरकार की एजेंसी कर सकती है। ख़ास तौर से प्रायोजित होने का मतलब ये होता है कि केंद्र सरकार ने पूरा खाका तैयार किया, योजना बनाई और राज्यों के माध्यम से उसे लागू कराया जाता है। बात समझ में आ गई? यह केंद्र प्रायोजित योजना है। ये दोनों बातें एक ही लाइन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य क्या है? कई बार यूपीएससी ने ऐसे प्रश्न पूछे हैं कि अगर आपने उद्देश्य नहीं जाना तो कन्फ्यूजन हो जाता है। स्पेशली योजनाओं वाले जो प्रश्न होते हैं ना, उद्देश्यों को लेकर जो बनते हैं, बड़ा कन्फ्यूजन वाला होता है। यहाँ बहुत सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? देश में ग्रामीण गरीब परिवारों हेतु कौशल विकास और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करके ग्रामीण गरीबी को कम करना। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इकॉनमी के तहत 2 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न है फैक्चुअल, करेंट अफेयर का, और दूसरा, इसका भी वेटेज काफ़ी अच्छा है, समझ। आप इकॉनमी की समझ, प्रैक्टिकल समझ रखते हैं कि नहीं। देखिए ये लाइन क्या कह रही है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण गरीब परिवारों हेतु कौशल विकास और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से, फिर से समझिए, यानी कि कौशल विकास किया जाए, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाई जाए और इसके माध्यम से क्या होगा, आजीविका के अवसर बढ़ेंगे और उससे क्या होगा, फाइनली ग्रामीण गरीबी कम होगी। क्रोनोलॉजी समझिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यप्रणाली की बात करें, इंपॉर्टेंट है। देखिए दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण जो है, ये इंग्लिश में किया गया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो अब इसको जो है हम ऐसे ही पढ़ेंगे, DAY। ओके, कार्यप्रणाली की बात करते हैं। इसमें स्व सहायत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामुदायिक पेशेवरों के माध्यम से सामुदायिक संस्थाओं के साथ कार्य किया जाना
शामिल है, यह एक अपने आप में अनूठा प्रस्ताव है। समुदाय बना करके, ग्रुप बना करके, समूह बना करके यह काम होना है, आजीविका बढ़नी है। गांव में मैं गांव गया था तो वहाँ भी मैंने देखा कि समूह बन रहे हैं और उसका संबंध एग्जैक्टली मैं नहीं जानता कि इसी योजना के तहत है, लेकिन ये अच्छा प्रयास है सरकार का कि ग्राउंड लेवल पे आप महिलाओं का समूह बनाइए, पुरुषों का समूह बनाइए और उसके माध्यम से आप काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं इसी में क्या बात है। स्वयं सहायता संस्थानों और बैंकों के वित्तीय संसाधनों तक पहुंच के माध्यम से अन्य सुविधाओं के साथ साथ प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार से एक महिला सदस्य को, इसे पकड़िएगा इसको, प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार से एक महिला, इनको क्या किया जाएगा, स्वयं सहायता समूह में शामिल किया जाएगा। ठीक है, स्वयं सहायता समूह से पहले यूपीएससी ने मेंस में कई क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, अब ये समूह लगातार फिर से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, तो प्री में भी और मेंस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे एक सीधा सा क्वेश्चन आ सकता है कि स्वयं सहायता समूहों के क्या फ़ायदे हैं, तो आप अपने हिसाब से कॉमन सेंस लगा के कर सकते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेंस के लिए हम इसको कवर करेंगे। तो क्या होगा कि गरीब परिवार से एक महिला सदस्य आएंगी, उनको स्वयं सहायता समूह में शामिल किया जाएगा और उनका प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, उनकी सूक्ष्म आजीविका योजनाओं को सुविधाजनक बनाना, उन्हें सार्वभौमिक सामाजिक भागीदारी के माध्यम से आजीविका योजनाओं को लागू करने में सक्षम बनाना, ये सब कुछ शामिल है ताकि गरीबी दूर हो सके। आजीविका जब बेहतर होगी, कमाई ठीक ठाक होगी, पैसे आएंगे, गरीबी दूर होगी, संभावनाएं खुलेंगी। अब ज़रा आगे बढ़िए, कार्यान्वयन से प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। अभी हमने ऊपर बात की था केंद्र प्रायोजित योजना है, तो इसका कार्यान्वयन कौन करेगा। देखिए, राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर देख रहे हैं कितने लेवल बने हुए हैं, 4 स्तर बनाए गए हैं। ब्लॉक स्तर पर समर्पित कार्यान्वयन सहायता इकाइयों, वही एक तरह के समूह की बात हो रही है, स्वयं सहायता समूह टाइप का, इकाइयों के साथ विशेष प्रयोजन वाहनों, जो राज्य सोसाइटी होंगे, राज्य के तहत स्वायत्त सोसाइटी, मैंने इसके बारे में बात किया था, स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसका हिंदी में लिखा गया है विशेष प्रयोजन वाहन। ये कोई वाहन नहीं है, बेसिकली एक ऐसी बॉडी, इस तरह से कोई संस्था बना दिया जाए जो किसी खास योजना के कार्यान्वयन से संबंधित है। योजना खत्म, उसका काम खत्म, उसको कहते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो उसके द्वारा, जो कि राज्य से संबंधित होंगे, एक मिशन मोड में इसको लागू किया गया है, जो प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार को निरंतर और दीर्घकालिक समर्थन प्रदान करने के लिए पेशेवर मानव संसाधनों का उपयोग करता है। बहुत सारे लोग, स्किल्ड लोग इसमें हैं, जिनको पता है कि चीज़ें कैसे कैसे की जानी है। पेशेवर का मतलब क्या होता है कि आपका ये पेशा है, आप इस तरह से काम करते हैं, इसमें स्किल्ड हैं, तो आप दूसरों को सिखा सकते हैं बेहतर। तो जिन लोगों ने इस फील्ड में काम किया है, चाहे वित्तीय सेवा की बात हो या स्वयं सहायता समूह को कैसे मैनेज करना है, बैंक से कैसे अपने संबंध को बनाना है ताकि समय से ऋण का जो है आदान प्रदान हो सके, आप ऋण ले सकें, चुका सकें बाद में और अपना लाभ कमा सके, तो इनका जो है, इनसे लाभ लिया जाएगा, इनको इसमें शामिल किया गया है। अब देखिए, कुछ परिणामों की बात करते हैं कि इसका क्या परिणाम निकला है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। परिणाम में पहले यहाँ देखिए, मिशन ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ऋण सेवाओं की अंतिम बिंदु तक पहुंच में सुधार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। फिलहाल ये लिख दिया गया है, तो आप इसको मान के चलेंगे, क्योंकि क्या है ना, कई योजनाएं ऐसी चलती हैं, बड़ी मज़े की बात है। आप पढ़ते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कि सरकार ने गाँव में ये योजना लागू कर दी है, ये हो रहा है। आप जब गाँव जाते हैं तो पता चलता है कि आपके यहाँ तो है ही नहीं। ज़्यादातर ऐसी योजनाएं हैं जो आप गाँव में जाएंगे तो पता चलेगा, पढ़ा तो है लेकिन दिख नहीं रहा कहीं। ठीक है, तो फिलहाल ये समझिए, क्योंकि ये कोर बिंदु है कि ऋण सेवाएं भी मिलें, ताकि जो है छोटे मोटे काम करने हो तो हम उसको पूरा कर सकें। तो उसमें इसने अच्छा किया है, चूँकि सरकार कह रही है तो हम मान लेते हैं। जमा, क्रेडिट, प्रेषण का मतलब पैसा भेजना, ठीक है, वृद्धा पेंशन और छात्रवृत्ति का वितरण, मनरेगा मजदूरी का भुगतान और बीमा तथा पेंशन योजनाओं के तहत नामांकन सहित अंतिम बिंदु तक वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में इसने सहायता की है। आप ध्यान दीजिएगा, ये अपने आप में एक सामान्य लाइन बन सकती है, ठीक है, देखने में लग रहा है कि सामान्य सी बात है, लेकिन अगर प्रश्न ऐसे बना कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत कौन कौन सी सेवाएं दी जाती हैं और या फिर कौन कौन से घटक इसमें शामिल हैं, तो आप यहाँ पे गलती कर सकते हैं अगर ध्यान नहीं दी। देखिए, इसमें मनरेगा मजदूरी का भुगतान, ये अपने आप में एक अलग योजना है,
समझ रहे हैं ना, मनरेगा के तहत कैसे पैसा आता है, कैसे दिया जाता है, लेकिन उसको भी इसके साथ लिंक किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन अपने आप में अलग चीज़ है, अलग योजना है, लेकिन उसको भी इससे लिंक किया गया है। ठीक है, तो ये गरीबों के की स्थिति में सुधार के लिए जितने भी तरीके हो सकते हैं उनको भी साथ लेके आने की बात हो रही है। समझ रहे हैं ना, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है। ओके, तो ये हुआ है। इसके माध्यम से लगभग इतने सदस्यों को बैंकिंग संवाददाता एजेंटों के रूप में तैनात किया गया है ताकि वो ये सारी चीज़ें कर सकें। ये नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये देखिए, ऐसी कृषि पारिस्थितिकी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए जो कि महिला किसानों की आय में वृद्धि करते हैं और उनकी इनपुट लागत तथा जोखिम को कम करते हैं। इसका क्या मतलब? ऐसी कृषि पारिस्थितिक प्रथाओं को बढ़ाना है, मतलब खेती में अभी ज़्यादातर देखिए भारत में पुरुष ही लगे हुए हैं, ज़्यादातर काम पुरुष करते हैं। तो महिला किसान कैसे आगे बढ़ें, कैसे इस तरह का सिस्टम बनाया जाए, उसकी बात हो रही है। और इनपुट कास्ट कम हो, जैसे कि अभी क्या है, हमारे यहाँ किसानों की एक बड़ी समस्या ये है कि इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट कम है। हम सिंचाई में, बीज में कई तरह से खर्चा कर देते हैं और जब फाइनल फसल तैयार होती है तो कई बार ऐसा होता है कि जितना हमने लगाया था उसका उतना वसूल भी नहीं होता, नुकसान हो जाता है। तो इस इनपुट को कैसे कम करें, जोखिम को कैसे कम करें, ये सारी बातें हो रही हैं। बाकी ये दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है लिखा ही है, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना को लागू कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं फिर से समझा रहा हूँ। ये बातें मैंने बताई, परिस्थिति कैसे बनेगी, महिला किसान कैसे आगे आएंगी। तो ये जो योजना है ना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये एक और योजना को लागू कर रहा है। इसके अंदर कई योजनाएं हैं। क्या नाम है उसका? महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। इसको यह लागू कर रहा है। दीनदयाल अंत्योदय योजना इस महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना को लागू कर रहा है। और सशक्तिकरण परियोजना का मकसद क्या है, आपने अभी भी देख लिया कि जोखिम कम किया जाए, इनपुट लागत को कम किया जाए, महिलाओं के अनुकूल कृषि परिस्थिति बनाई जाए। ये सारी बात है। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का संबंध इससे है कि नहीं। अब जरूर नहीं कि ऐसा यूपीएससी लिखे, लेकिन इस तरह से संबंध बताने के लिहाज से यूपीएससी पूछ सकती है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अपनी गैर कृषि आजीविका रणनीति के हिस्से के रूप में दीनदयाल अंत्योदय योजना ने ये क्या है, स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम, ध्यान दीजिएगा, और आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना को लागू कर रहा है। यह योजना मैंने क्यों लिया, देख रहे हैं इसके नीचे कितनी सारी योजनाएं चल रही हैं। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, अपनी गैर कृषि आजीविका रणनीति के हिस्से के रूप में। एक तो अभी हमने देखा कि कृषि के तहत कैसे आजीविका बढ़ाई जाए, एक गैर कृषि आजीविका रणनीति है, यानी कि कृषि से हट के भी तो आजीविका हो सकती है। और उसके रूप में स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम है, जिसको SVEP स्वैप कह सकते हैं। आगे इसका यहाँ पे लिखा हुआ है शार्ट में, इसीलिए मैं याद दिला रहा हूँ। और एक दूसरा है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, उसको भी लागू किया जा रहा है दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें। अच्छा, ये जो है ना, ये स्टार्टअप वाला स्वैप, इसका उद्देश्य स्थानीय उद्यमों को स्थापित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों का समर्थन करना, जो ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे उद्योग लगाए जा रहे हैं उनका समर्थन करना। ठीक, और ये जो योजना है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, इसके बारे में थोड़ा यहाँ जान लीजिए। 2017 में शुरू किया गया था इसे, जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए सुरक्षित, सस्ती और सामुदायिक निगरानी वाली ग्रामीण परिवहन सेवाएं प्रदान करता है। दिस इज़ द मोस्ट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट इन दिस टॉपिक। क्या है, ध्यान से समझिए। पूछा जा सकता है कि आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, अपने आप में क्वेश्चन बन गया। और क्या इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत लागू किया जा रहा है? जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको बहुत दूर दूर की चीज़ें दिखेंगी, कोई संपर्क स्थापित नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, ये है इसी के तहत। यह योजना अपने आप में अलग थी, 2017 में शुरू की गई थी एक्सप्रेस योजना। तो ये हो रहा है कि दूर दराज के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको कैसे जोड़ा जाए परिवहन के माध्यम से, सस्ती, सुरक्षित, सामुदायिक निगरानी प्रणाली वाली। ठीक है, तो परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए है। ओके, अब देखिए वापस आते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना की एक और उपयोजना है, एक और कितनी सारी योजनाएं हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ठीक है, इस पे ना जाइए। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इसका उद्देश्य क्या है, ध्यान से समझ लीजिए।
ग्रामीण युवाओं में प्लेसमेंट से जुड़े कौशल प्रदान करना। प्लेसमेंट जो लोग बीटेक वगैरह करते हैं उनको अच्छे से पता है। जैसे मतलब आपने पढ़ाई कर ली, उसके बाद से कोई नौकरी मिल रही है, कहाँ आप जा रहे हैं काम करने, इस तरह की बातें हैं। ठीक है, तो प्लेसमेंट से जुड़े कौशल प्रदान करना, आप ऐसा काम ऐसा कौशल सिखाइए कि उन्हें कंपनियां अपने यहाँ हायर करें, उन्हें जॉब दें, प्लेसमेंट हो उनका। ठीक है, और उन्हें अर्थव्यवस्था के अपेक्षाकृत उच्च वेतन वाले रोजगार में बनाए रखना, क्योंकि गांव में ज़्यादा कम मतलब उतने अगर आप तुलना करेंगे शहरों से तो उतने पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, उतनी संभावनाएं नहीं है आर्थिक विकास की, तो वेतन भी कम मिलते हैं। तो अच्छा, जब अच्छी स्किल होगी, अच्छी पढ़ाई होगी तो उच्च वेतन वाले रोजगार मिलेंगे। ठीक है जी, तो ये सारी बात इसमें है। इसके आगे देखिए, ये दूसरी योजना इसके बाद पढ़ेंगे। ये देखिए, यह मिशन 31 बैंकों और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में ग्रामीण युवाओं को लाभकारी स्वरोजगार। कौन सा मिशन, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला जो उप योजना है ना, ये कौशल ग्रामीण कौशल योजना। तो 31 बैंक हैं और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में ग्रामीण युवाओं को लाभकारी स्वरोजगार अपनाने के लिए कौशल प्रदान करने हेतु ग्रामीण स्वरोजगार संस्थानों का समर्थन कर रहा है। देखा, यह योजना कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने में इसका उद्देश्य तो है ही कि स्वयं सहायता समूहों को लिया जाए, गरीबी कम किया जाए, ग्रामीण महिलाओं को शामिल किया जाए, लेकिन इसके अंदर कई सारी योजनाएं चल रही हैं, आपको उन पर भी ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे दूसरी योजना की। यह जुड़ी हुई है कृषि से। हर साल 1 या 2 प्रश्न, कभी कभी 3 प्रश्न, कभी कभी 4 प्रश्न कृषि से आते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको पहचानते हैं कि नहीं, और उसके बाद भी कृषि के तहत किस पर ध्यान देना है उसे जानते हैं कि नहीं। ठीक है, तो देखिए, कृषि में योजनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार किसी योजना के बहाने उस योजना की थीम पर प्रश्न आ जाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कृषि सिंचाई योजना की, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ चीज़ें बहुत काम की हैं, इस बार प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, चर्चा में क्यों आ गया था। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इतने हज़ार करोड़ रुपए के, देखो जब ये 934 ऐसे कुछ करके होता है ना, तो यूपीएससी इस पर क्वेश्चन सामान्य तौर पर नहीं पूछती। लेकिन अगर सीधा सीधा हो कि 5000 10 उसके बाद से 00 ऐसे, यानी कि 10,000 20,000 1,00,000 5,00,000 इस टाइप का अगर कुछ है ये आंकड़ा, तो उसमें थोड़ा सा खेल करके एक जीरो बढ़ा के या घटा के यूपीएससी पूछ लेती है। अदरवाइज इस पे छोड़ दीजिए, पीसीएस में कभी कभी आते हैं, इसको छोड़ देते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 2026 तक इस योजना को बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब यह योजना 2026 तक चलेगी। इम्पॉर्टेंट है, इसका असर हो रहा है। ठीक है ना। आप देखिए, यहाँ समझिएगा, सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, इसका क्या है, AIBP, हर खेत को पानी, HKKP, मैं जानबूझ के पढ़ रहा हूँ क्योंकि आगे एक लाइन आएगी जहाँ पे सिर्फ लिखा होगा HKKP और ये लिखा होगा PMKSY, वही तो किसान कृषि सिंचाई योजना है, लेकिन ये वाला HKKP मतलब हर खेत को पानी, ये त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम मतलब AIBP। आगे देखिए, के वाटरशेड विकास घटकों के 4 साल से 2025-26 तक के लिए मंजूरी दी है, यहाँ तक बढ़ाया गया, यानी कि इसके जो घटक थे उनको बढ़ाया गया है। अब काम की बात करते हैं थोड़ा और अंदर चल के। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2015 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। अब कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए कि केंद्र प्रायोजित योजना का क्या मतलब है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 2015 में शुरू हुई थी। इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहले भी कई प्रश्न ऐसे आए हैं जिसमें इस बात की जानकारी रिक्वायर्ड थी कि आप जानें कि यह योजना कब शुरू की गई थी। ठीक है, और एक और कोर योजना है, इसका क्या मतलब है आपको जानना चाहिए। देखो, केंद्र प्रायोजित योजना है, इसका मतलब आपने समझ लिया, लेकिन कुछ योजनाएं हैं जो कोर योजना है। कोर योजना का मतलब यह है कि केंद्र सरकार की ऐसी योजना जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनकी एक लिस्ट बनाई गई है कोर योजना की। उसके बाद से कुछ अदर योजनाएं होती हैं, तो ये कोर योजना में शामिल है। कृषि सिंचाई योजना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ये देखिए ज़रा हिसाब किताब। केंद्र राज्य का जो है पैसे की बात हो रही है, 75% केंद्र लगाएगा और 25% पैसा राज्य सरकार खर्च करेंगे। लेकिन उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के लिए, जो पहाड़ी राज्य से हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड है, उत्तर पूर्वी में आप देख लीजिए, चाहे मेघालय है, असम है, इस मामले में क्या है कि 90% पैसा केंद्र सरकार देगी और 10% पैसा उत्तर पूर्वी राज्य देंगे।
ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये इसका हिसाब किताब हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इससे 2.5 लाख अनुसूचित जाति और 2 लाख अनुसूचित जनजाति के किसानों सहित लगभग 22 लाख किसानों को लाभ होगा। ये अनुमान है सरकार का। इस हिसाब से यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना कम है। मैं बता देता हूँ कहाँ ध्यान देना है। अच्छा, ये देखिए, 2020 में जल शक्ति मंत्रालय ने एक कृषि सिंचाई योजना के तहत परियोजनाओं के घटकों की जियो टैगिंग के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात है। अब देखिए, इसके 3 मुख्य घटक हैं। अभी हमने देखा है AIBP, HKKP और वाटरशेड। ठीक, आप देख लीजिए, ये जो AIBP है ये क्या है। 1996 में राज्यों की संसाधन क्षमताओं से अधिक सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया था। कितनी इम्पोर्टेंट बात है। अब जिस योजना को हम पढ़ रहे हैं वो 2015 में शुरू हुई है, लेकिन उसका जो घटक है वो 1996 में शुरू हुआ है। इसका क्या मतलब सिंपल सा है कि कोई नई योजना आती है तो बहुत सारी चीज़ें जो पहले से चल रही होती हैं उनको शामिल कर लिया जाता है। उसी तरह से ये भी है, इसको भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो कृषि संसाधनों की क्षमताओं को बढ़ाना है। ठीक है, राज्यों की क्षमताओं को बढ़ाना है ताकि सिंचाई परियोजनाओं को और बेहतर किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़िया से क्रियान्वयन किया जा सके। हर खेत को पानी का मतलब आप समझ ही रहे हैं। उद्देश्य है लघु सिंचाई के माध्यम से नए जल स्रोत बनाना, जल निकायों की मरम्मत, जीर्णोद्धार करवाना, मतलब उसका मरम्मत करवाना, वही यही दोनों बतिया के है। ठीक है, नवीनीकरण, पारंपरिक जल स्रोतों की वहन क्षमता को मजबूत करना, वर्षा जल संचयन संरचनाओं को का निर्माण करना। एक मज़ेदार बात है, मैंने पढ़ दिया सामान्य तौर पे, लेकिन अगर इस तरह से यूपीएससी पूछे, हालांकि एक बार पूछा भी था, हो सकता है रिपीट हो जाए, कि कृषि सिंचाई योजना के तहत कौन कौन सी गतिविधियां शामिल हैं, जिसमें आपको मिल जाएगा कि जल निकायों की मरम्मत, जीर्णोद्धार, नवीनीकरण, पारंपरिक जल स्रोतों की वहन क्षमता को मजबूत करना, वर्षा जल संचयन संरचनाओं को बढ़ाना। कई लोग यहाँ पे आके फंस जाएंगे, क्योंकि सिंचाई की बात हो रही है तो जो लोग नॉर्मली पढ़ते रहते हैं, कॉमन सेंस जिनका डेवलप हो गया ठीक ठाक, वो गेस कर लेंगे कि हाँ ये भी ठीक है। हालांकि एक सीरीज़ मैंने बनाई है, वीडियो बनाया है, कल ही डाला था, कि किस किस तरह के सेंटेंस को आप मानेंगे कि ये बिल्कुल सही हो सकता है, ये बिल्कुल गलत हो सकता है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आपसे एक गलती हुई है। स्ट्रेटजी के नाम से प्लेलिस्ट है, जाइए देखिए और समझिए कि बहुत सारे सवाल आप बिना पढ़े भी हल कर सकते हैं एग्ज़ाम में, उसको मिस नहीं करना। ठीक है, तो ये चीज़ मैं बता रहा था कि जल संरक्षण, जो संचयन संरचनाएं हैं उनका भी निर्माण करना, ताकि जो वर्षा का जल है उसे संचयित किया जा सके। अब देखिए, इसके उपघटक हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो सिंचाई योजना है इसके उपघटक कौन कौन से हैं। ध्यान दीजिएगा, कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली, ठीक है, और भूजल निकास। ठीक है, अब देखिए, ये सारी बातें इसके तहत हैं, मैं बता रहा हूँ। ये हाँ सॉरी, अगर मैंने कहा वो ये जो है HKKP, हर खेत को पानी के तहत ये सारी चीज़ें हैं, ताकि आपको मतलब हर खेत को पानी मिल सके। बाकी तीसरा जो घटक है वो है वाटरशेड, वाटरशेड विकास। जल, ये क्या है, अपवाह जल का प्रभावी प्रबंधन है, और रिज क्षेत्र उपचार, जल निकासी लाइन 5 उपचार, ये लाइन 5 उपचार कुछ गड़बड़ लिखा है, इसको मैं ठीक कर दूंगा। वर्षा जल संचयन और इन सीटू नमी संरक्षण, वाटरशेड के आधार पर अन्य संबंध क्षेत्रों का, क्षेत्र लिखा क्या, गतिविधियों जैसे मिट्टी और नमी संरक्षण गतिविधियों में सुधार करना। अब आप में से कई लोगों को हवा नहीं लगा होगा कि क्या बोल गए बीच में, मैं पढ़ के फिर से सुना देता हूँ आपको। वाटरशेड में क्या है कि कुछ मेन चीज़ें मैं बता देता, जैसे वर्षा जल संचयन तो ठीक है। इन सीटू नमी संरक्षण क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जब आप पर्यावरण वाला विषय पढ़ते हैं तो उसमें संरक्षण की बात आती है, तो इन सीटू संरक्षण और एक्स सीटू संरक्षण पढ़ते हैं। यहाँ नमी संरक्षण की बात हो रही है, इन सीटू नमी संरक्षण। देखो, ये खेत है, ठीक है, एक दूसरा खेत यहाँ पे है। इस खेत में नमी है, अपने आप में नेचुरल नमी है, और इस खेत में भी नमी है नेचुरल। एक बार क्या हुआ, ऐसा आया कि मतलब यहाँ से पानी बहुत ज़्यादा सोख लिया गया, यहाँ से भी सोख लिया गया, नमी ख़त्म हो गई। अब चाहे पाइप लगा के, मशीन लगा के, जैसे भी पानी यहाँ का ख़त्म हो गया, धूप निकली वैसे भी ख़त्म हो गया। तो अब इस क्षेत्र में नमी लाने के 2 तरीके हैं। एक ये है कि बाहर से यहाँ कहीं हैंडपम्प लगाओ, चाहे कुछ भी मशीन लगाओ, यहाँ पानी डाल दो,
तो यहाँ से पानी आपने डाला, यहाँ से बाहर से आपने नमी यहाँ पे डाला, तो वो XC2 नमी हो गई। लेकिन इसी खेत की नमी को आप संरक्षित करें कि नमी बनी रहे, इन situ नमी संरक्षण है। इसी बहाने मैंने आपको पर्यावरण का एक कंसेप्ट समझा दिया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें शामिल है। उद्देश्य की बात करें तो सिंपल है, आप अभी तक जितना जाने हैं उससे भी कॉमन सेंस के आधार पर हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हैं। देखिए, क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश का विस्तरण करना है। सिंचाई में निवेश होगा तो नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीज़ें आएंगी। यह है सुनिश्चित सिंचाई, वही बात, हर खेत को पानी। तो सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना। आज की समस्या ये है, रेगिस्तानीकरण पर प्रश्न आ गए हैं, मेंस में भी हाल फिलहाल में पूछा गया है, प्री में भी पूछा गया है। समस्या ये है कि खेती योग्य भूमि धीरे धीरे कम होती जा रही है और इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यही है कि लोग ऐसी जगहों पर घर बनाने लगे हैं जहाँ पे बहुत अच्छी खेती होती थी, और दूसरा कारण यह है कि हम गलत तरीके से खेती कर रहे हैं। कभी ज़्यादा उर्वरक डाल दिया, या पानी ज़्यादा हो गया, या पानी है ही नहीं, या जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इन वजहों से खेती लायक भूमि कम हो रही है। ठीक है, तो उसका विस्तार कैसे किया जा सकता है, ये इसमें शामिल है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये एक विकल्प के रूप में आ सकता है। आगे, पानी की बर्बादी को कम करने के लिए ऑन फार्म जल उपयोग क्षमता में सुधार करना। जहाँ पे खेत है वहीं पे जल उपयोग की क्षमता को कैसे सुधारा जाए। ठीक है, खेत में जो है आसानी से, जो भी एक्चुअली क्या है ना, जल की क्षमता का मतलब समझ लीजिए। जल उपयोग क्षमता का मतलब क्या है, एक खेत है, यहाँ पे आपने इसे बिना कोई प्लानिंग के इसे पानी उड़ेल दिया, पानी इधर बांध टूट गया, बह के ख़त्म हो गया। या फिर कुछ ऐसी फसल है जो पानी का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, आपने डाल दिया, फसल भी ख़राब, पानी भी ख़राब। पानी का एक एक बूंद का कितना फ़ायदा फसल को हो रहा है, या जो भी पेड़ पौधा आपने लगाया उसका हो रहा है, ये होता है कि जल की क्षमता का कितना उपयोग आप कर पा रहे हैं। इसको परसेंटेज में नापा जाता है। ठीक है, उधर नहीं जाते, टेक्निकल नहीं होते। ये बात यहाँ पे हो रही है कि उसकी क्षमता में सुधार करें कि जितना पानी हमने डाला उस पानी का फ़ायदा हुआ कि बस ऐसे ही पानी डाला सूख गया, फसल भी सूख गई, जब कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, आगे, सटीक सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए ये लाया गया है। ठीक है, इसमें क्या लिया, अधिक फसल प्रति बूंद। इसके लिए अंग्रेजी में क्या था, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ऐसे करके, तो ये भी इसमें शामिल है। अच्छा, याद ध्यान दीजिएगा, इस पे एक क्वेश्चन अपने आप में आ सकता है। यहाँ पे मैंने हिंदी को हाईलाइट कर दिया है। एक्वीफर्स, जिसको हम जलभृत कहते हैं, इनके पुनर्भरण को बढ़ाना और पेरी अर्बन कृषि, ये भी इम्पोर्टेंट है, के लिए उपचारित नगरपालिका आधारित पानी के पुनः उपयोग की व्यवहार्यता की खोज करके अस्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को शुरू करना और एक सटीक सिंचाई प्रणाली में अधिक से अधिक निजी निवेश को आकर्षित करना, ये इसका मकसद है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। पेरी अर्बन कृषि क्या है और एक्वीफर क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। एक्वीफर के बारे में यहाँ लिखा है तो इसको बाद में बताता हूँ, पहले इसको समझिए। पेरी अर्बन कृषि का मतलब है, अर्बन का मतलब समझ ही रहे हैं, ये शहर है और इसके चारों तरफ मान लेते हैं गांव बसा है, ये शहर है। तो एक सीमा ऐसी आती है कि शहर वाले लक्षण धीरे धीरे कम होने लगते हैं और गांव वाले लक्षण धीरे धीरे शुरू होने लगते हैं। तो ये जो पट्टी बन गई ना, ये इसको आप कह सकते हैं पेरी अर्बन क्षेत्र। ठीक है, इसके आसपास का क्षेत्र जहाँ पे खेती हो रही है। ओके, हालांकि इसको अलग अलग नाम दिया जाता है। जब हम भूगोल में वो पढ़ते हैं निवास के बारे में, घरों के बारे में, तो नगरीय भूगोल जिसको कहते हैं, तो वहाँ अलग अलग नाम है। लेकिन ये खेती का मतलब समझ गए ना, शहर के बाहर वाली पट्टी जहाँ पे खेती हो रही है। तो वहाँ पे नगर पालिका को जो गंदा पानी है ना, उसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको अच्छे से मतलब उपचारित करके, फिल्टर करके, जैसे भी हो, इस लायक बनाया कि खेती में इसका इस्तेमाल हो सके और उसमें निजी निवेश को आकर्षित किया जा सके, प्लांट लगाए जा सके, सीवेज प्लांट वगैरह। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। जलभृत एक्वीफर का मतलब होता है, कभी कभी ऐसे पूछा जा सकता है, यूपीएससी पूछती है कि इसका क्या मतलब है। आप पूछ लिया कि एक्वीफर का मतलब क्या है, जलभृत का क्या मतलब है। एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए। एक जलभृत भूजल से संतृप्त झरझरा चट्टान या तलछट का एक पिंड है। अब ऐसे पिंड उंड लिख दिया जाता है, समझ में नहीं आता। भूजल से संतृप्त झरझरा चट्टान या तलछट का एक पिंड है, सिंपल सी बात है। मान लेते हैं कि ये धरती है, ठीक है, ये ऊपर की लेयर है। ठीक, यहाँ की बात मान लेते करते हैं। यहाँ पे इस जगह पे भूजल है, इस ज़मीन के अंदर पर्याप्त नमी है, पानी, अगर यहाँ पे हैंडपम्प लगाना चाहें,
बहुत आसानी से यहाँ लगाएंगे, एकदम पानी निकलना शुरू हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ये जलभृत एक्वीफर है, ठीक है। ऐसे चट्टान वगैरह के बीच में, मिट्टी के बीच में पानी रुका हुआ है, इसी को कहते हैं एक्वीफर। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है भूजल जब ये सूखने लगता है, इसका मतलब है भूजल जो है सूख रहा है, नीचे जा रहा है। अभी आपने सुना होगा गांव में पहले बहुत थोड़ा सा खुदाई कर देते थे, पानी आ जाता था। अब हालत ऐसी है कि 100 फीट नीचे तक पाइप लगाओ तो कुछ नहीं निकलता, कहीं कहीं पे कहीं कहीं निकल जाता है 60 फीट पे। ओके, तो ये बात है। भूजल एक जलभृत में प्रवेश करता है, ठीक, क्योंकि वर्षा मिट्टी से रिसती है, मिट्टी से रिसते हुए यह जलभृत के माध्यम से आगे बढ़ सकता है और झरनों और कुओं के माध्यम से फिर से सतह पे आ जाता है। सिंपल सा एग्जांपल आप देखेंगे, कुएं का पानी आप निकालते जाइए, फिर से नीचे से पानी आता जाएगा, फिर निकालते जाइए, फिर आता जाएगा। कैसे आता है? वही भूजल, वही जलभृत, वही एक्वीफर, उसी की बात हो रही है। पेरी अर्बन कृषि, अरे ये तो बता ही दिया, मुझे लगा नहीं लिखा है। पेरी अर्बन कृषि का मतलब है शहर के निकट कृषि इकाइयों से जो है, जो सब्जी, अन्य बागवानी, ये सब होता है। अब शहर के आसपास खेती हो रही है तो जाहिर सी बात है कि उन चीज़ों की खेती होगी जिसकी डिमांड शहर में है, ताकि अच्छा मुनाफा कमाया जा सके, ठीक है। ये सारी बातें हैं। यहाँ पे पशुओं को भी पाला जाता है, मुर्गी, अंडा, दूध, ये सारी चीज़ें मिल सके वहाँ से। पूरी तरह से यहाँ क्या लिखा है, एक चीज़, उत्पादन करने के लिए गहन, अर्ध या पूरी तरह से वाणिज्यिक खेतों का संचालन होता है। यानी कि उस बेल्ट में, उस पेटी में, इसको पेटी भी बोलते हैं शुद्ध हिंदी टाइप का है। ये शहर है, ठीक है। इसके आसपास का जो बेल्ट है, इसमें गहन कृषि होती है। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पता चलेगा गहन कृषि का क्या मतलब है, ठीक है। या पूरी तरह से वाणिज्यिक खेती होती है। वाणिज्यिक का भी यही मतलब है कि जो फसलें बेचने के उद्देश्य से उगाई जाती हैं उनको वाणिज्यिक फसल कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सटीक सिंचाई एक नवीन तकनीक है। एक आगे ऊपर बात कही हुई थी, सटीक सिंचाई होनी चाहिए, तो एक नवीन तकनीक है जो पानी का बुद्धिमानी से उपयोग करती है और किसानों को कम से कम पानी में उच्च स्तर की फसल उपज प्राप्त करने में मदद करती है। वहीं ये कब होगा? जब हम जल की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देंगे कि जो पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं खेत में, उसका मैक्सिमम लाभ हमें मिल रहा है कि नहीं। अब देखिए निरूपण इसका कैसे हो रहा है। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो माथा खुजलाएंगे, ठीक है क्या है? निम्नलिखित योजनाओं को मिलाकर तैयार किया गया है। इस योजना को देखिए, किन किन योजनाओं को मिलाकर तैयार किया गया। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम अपने आप में एक योजना है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की योजना है, जिसको अब जल शक्ति मंत्रालय कहते हैं। एक और देखिए, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, भूमि संसाधन विभाग, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय का विभाग है, इसने शुरू किया है एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम। यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं। और एक और है ऑन फार्म जल प्रबंधन, कृषि और सहकारिता विभाग ने इसको शुरू किया है। इनको मिलाकर के ऊपर वाली योजना तैयार की गई, जिसकी बात हम कर रहे हैं। और आगे कार्यान्वयन की बात करेंगे तो राज्य सिंचाई योजना और जिला सिंचाई योजना के माध्यम से विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन हो रहा है। हमने पहले ही पढ़ा है कि यह केंद्र प्रायोजित योजना है, तो केंद्र तो इसको लागू नहीं कर रहा है। केंद्र ने बता दिया ऐसे ऐसे काम होना चाहिए, राज्य सरकारें कर रही हैं, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे काम हो रहा है। मेरे ख्याल से इतना ही है, ज़रा मैं देख लूँ क्या। हाँ, बस इतना ही है। तो इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक्स लिए, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो इन दो टॉपिक्स के बहाने हमने कई टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, कई सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, ठीक। अब आपको क्या करना है, एक चीज़ ये कि समय बहुत कम है, मौका आपके पास आखिरी है। पीडीएफ लेना चाहते हैं और आगे मेंस की तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं, अभी फ़िलहाल कल से जो रिवीजन शुरू होने वाला है वो मेरे साथ रिवीजन करना चाहते हैं ताकि आप सेलेक्ट हो सके, तो सिंपल सी बात है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको पता चल जाएगा कि बस 499 रुपये में पीडीएफ नोट आपको मिलेगी, प्री और मेंस की कंप्लीट। यूपीपीसीएस वाले ग्रुप में जुड़ते हैं तो 999, बस इतना ही है। ओके, लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।